नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड वालों। स्टूडेंट्स जो कनाडा का स्पाउस वीज़ा इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, ज़रूर से ध्यान से देखें। छोटा सा वीडियो है, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट बताई जाएगी इस वीडियो में। बाकी जो है आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके या विज़िट करके आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो बेसिकली जो बच्चे +2 जिन्होंने की है और 6 बैंड्स हैं ओवरऑल, अभी जो 10th अगस्त के बाद जो फाइल लगेगी उनके लिए 6 बैंड ओवरऑल। और जिन्होंने अभी पहले फाइल लगाना चाहते हैं या फिर अभी की बात करें तो 6 बैंड ईच पे। एसडीएस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, एसडीएस में क्या कि कॉलेज जो है डीएलआई अप्रूव्ड होना चाहिए, उसमें पीएसडब्ल्यू होना चाहिए और लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं एसडीएस की। आप अगर उनमें अप्लाई कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें डीएलआई तो होना ही चाहिए, उसमें पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स भी होने चाहिए। अगर ऐसे किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं तो आप स्पाउस का वीज़ा इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं एज पर द कैनेडियन इमिग्रेशन, जिसमें इकट्ठे अप्लाई होगा, इकट्ठे ही वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। इकट्ठे वीज़ा ग्रांट होने का मतलब ये है कि आगे पीछे लाइक मेन एप्लीकेंट का आज आ गया तो बेशक सेम डे या नेक्स्ट डे या 2 दिनों में जो जो उनके स्पाउस हैं उनका भी वीज़ा का डिसीजन दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इकट्ठे फाइल लग रही है, आपकी अलग अलग फाइल्स नहीं लग रही, इकट्ठे फाइल लग रही है। इसमें मेन खासियत ये है। इसमें जो रिक्वायरमेंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी +2 है तो मैं रिकमेंडेड ये है कि 6 ईच पे अप्लाई करें जो आज की सिचुएशन है। हाँ, कल को अगर 6 ओवरऑल पे एसडीएस में उसकी लाइक जो रिक्वायरमेंट है या असेसमेंट अगर की जाती है जो कि अभी क्लियर नहीं है, वैसे ये कहा कहा जा रहा है कि 6 बैंड ओवरऑल चाहिए एसडीएस के लिए आफ्टर 10th अगस्त। बट फिर भी वो जब अप्लाई होगा तब अप्लाई होगा। लेकिन जो बच्चे 6 बैंड ओवरऑल वाले हैं, कल को वो एसडीएस में अगर उनकी एलिजिबिलिटी बन रही है एज पर आईआरसीसी, जब फाइल लगेगी तब उसका पता लगेगा कि क्या ये चाहते हैं एग्जैक्टली। सो अगर वो बनती है तो आप 6 बैंड ईच पे या 6 बैंड ओवरऑल पे भी अप्लाई कर पाएंगे कल को। बट आज की सिचुएशन की बात करें, एसडीएस की रिक्वायरमेंट 6 बैंड ईच है आइट्स की, पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आफ्टर 10th अगस्त 60 ओवरऑल पीटी का स्कोर चाहिए होगा आपको, या फिर 6 बैंड ओवरऑल चाहिए होंगे टेंटेटिवली फॉर अप्लाइंग अंडर एसडीएस। सो अगर ये आपके बैंड स्कोर हैं, +2 आपकी जी लाइक 2020 की है, 21 की है, 22 23 की है, मैरिज आपकी न्यू है, 2 या 3 महीने मैरिज को भी हो चुके हैं, क्योंकि वैसे भी अगर आपकी नई मैरिज भी है तो अगर आप अप्लाई करते हैं 2 से 3 महीने आपको लग ही जाते हैं एडमिशन आने में, एलओए आने में, जीआईसी सर्टिफिकेट आने में, सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में, एडमिशन से लेकर हर चीज़ को लेकर 2 महीने 3 महीने आमतौर पर बच्चों के अच्छे कॉलेजेस में लग ही जाते हैं। सो आप ये सोच के चलिए कि न्यू मैरिज के साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आइट्स की ये रिक्वायरमेंट्स है। अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपकी बेशक 10 साल का 12 साल का गैप है, लेकिन 6.5 नॉट लेस देन 6 होनी चाहिए, पीटी का स्कोर 58 नॉट लेस देन 52 होना चाहिए। अगर ये आपके स्कोर्स हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और स्पाउस को इकट्ठे अप्लाई करके साथ में वीज़ा ले सकते हैं। जो स्पाउस की ग्रेजुएशन की सी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये चीज़ दिखानी ज़रूरी है कि स्पाउस आपके काम करते हैं। तो +2 के बाद भी अगर वो काम करते हैं, कोई जॉब प्राइवेट जॉब दिखा सकते हैं, कोई बिजनेस दिखा सकते हैं, कोई खेती बाड़ी दिखा सकते हैं, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन ही एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो आपकी मैरिज की फ़ोटोज़ आपको चाहिए होंगी जी, मैरिज के जो प्रूफ्स हैं, जो मैरिज लाइक आप मंदिर में या गुरुद्वारा साहब में आपकी मैरिज हुई है तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपको तहसील से मिलता है, प्लस आपको मैरिज की फ़ोटोज़ और सारी जो रस्में होती हैं जो मैरिजेस में अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से रस्में होती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग जो रस्में की जाती हैं, तो वो सारी रस्मों की आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए। प्लस मैरिज के बाद की भी आपके पास कुछ फ़ोटोज़ होनी चाहिए जिसमें ऑन गोइंग रिलेशनशिप की बात आ जाती है। इसके अलावा जो आधार कार्ड है या राशन कार्ड है या बाकी जो प्रूफ्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, या सारी डॉक्यूमेंटेशन में जो लड़की का एड्रेस जो है वो लड़के का एड्रेस और सेम होना चाहिए। बेशक कोई भी एड्रेस हो, दोनों का सेम होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। सो इसमें ये सारी डॉक्यूमेंटेशन से प्रूव होता है कि हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं और इनका एक जेन्युइन और ऑन गोइंग रिलेशनशिप है।
इसके अलावा जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि जैसे कि अगर हम जीआईसी पे करते हैं और 1 साल की फ़ीस पे कर रहे हैं, इसके अलावा जो फंड्स आपको दिखाने जो बनते हैं, जो रिकमेंडेड है, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 लाख रुपए के आप फंड्स दिखा के चलिए इसमें। तो इसमें एक ये माना जाता है कि आपके स्पाउस जो साथ में जाएंगे वो वहाँ पे काम करेंगे, तो ये माना जाता है। तो इसके अलावा फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए आपको ये, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली $20,000 साथ में दिखाते हैं तो आपका ओवरऑल केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप जा रहे हैं इकट्ठे, तो ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है और इनकम, ऑनगोइंग इनकम भी है, जो आपकी फैमिली की इनकम। हमारी जो कंपनी है, अब अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए की आपकी फंड्स जो सॉरी इनकम के जो डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़रूर फाइल में लगाएगी, तो जिसमें कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर और ये सारे के सारे जो जो आपके इन लॉज के फंड्स हैं, वो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दिखाए जा सकते हैं। तो जो 5 लाख रुपए की इनकम अगर एक फैमिली मेंबर की भी दिखाएं तो भी 25 से 30 लाख रुपए की इनकम दिखाई जा सकती है ऑनगोइंग। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर की जो आपने फीस पे कर दी, अब फॉर एग्जांपल आपका कोर्स 2 साल का है या 3 साल का है, तो आपको वहां दिक्कत आती है कि आपके पास ऑनगोइंग इनकम आपकी फैमिली की क्या है। तो ऑनगोइंग इनकम से आपको आगे की जो स्टडी है वो आराम से कर पाओगे, ये मानना है आईआरसीसी का। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो आप इनकम के डॉक्यूमेंटेशन इसलिए दिखाने ज़रूरी है कि आगे की फीसिस का जो है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपकी फैमिली आपको वो सपोर्ट कर पाएगी। प्लस जो लाइक जो फीस है वो पे करके जा ही रहे हैं, 1 साल की जीआईसी आप सर्टिफिकेट साथ में दिखा ही रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। प्लस अगर आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फंड जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा जो अकाउंट में पड़े हैं आपके या एफडी के सोर्स में पड़े हैं, तो वो भी आप साथ में दिखाते हैं अगर लाइक $20,000 के आसपास स्पाउस केस में, तो एक एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है जी कि मैरिज बच्चे की जेन्युइन है जी, 1 साल की फीस भरी है, जीएसी बच्चे ने दिखा रखा है, अप्रॉक्सीमेटली $20,000 साथ में दिखा रखा है कि उसके पास इन हैंड पड़े हैं, प्लस फैमिली इनकम जो है अराउंड 20 से $25,000 की जो है फैमिली इनकम भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को एक दिखाता है। तो साथ में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगता है जी हमारी तरफ से कि 7 से 8 पेजेस का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमारी कंपनी जो है बच्चे के लिए जो उसको उसके लिखवाती है कि क्यों जाना है, उसके क्या बेनिफिट है कोर्स के, कौन से कॉलेजेस में आपने रिसर्च किया है और कौन से और कॉलेजेस जो और किसी कंट्री में जो आपने रिसर्च करे हैं, ये कोर्स करने का क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, क्या पोजीशंस मिलेगी वापस आने के बाद, क्या आपको कंपनी में जॉब मिलेगी, कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, और ये कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, कितनी देर का कोर्स है, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, वो कॉलेज को और आपने कैनेडियन कितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर किया है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। प्लस वापस आने के क्या कारण है, वो सारे एक प्रॉपर 1-1.5 पेज की लेटर बनती है कि क्यों आपने वापस आओगे। तो इसके अलावा जो है स्पाउस की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस साथ में लगाई जाती है कि स्पाउस क्यों जाना चाहते हैं साथ में, वापस क्यों आएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, उसके जाने का बेनिफिट क्या है स्टूडेंट को और सेल्फ क्या बेनिफिट है। तो सारे के सारे ये जो स्पाउस की भी जो एसओपी है वो भी अराउंड 3 पेजेस की हमारी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो तभी आप देखते हो कि लिखा आता है जी रिजेक्शन लेटर में जी आप वापस नहीं जाओगे, या कोर्स रेलेवेंट नहीं है, या जो आपकी जो 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 फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं है, या फिर जो जो ये जो आप कनाडा में जाके पढ़ना चाहते हैं ये आपकी प्रीवियस एजुकेशन और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हिस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ज़्यादा जो देख रहा जाता है ये है कि कनाडा से वापस नहीं आओगे आप। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्ट्रॉन्ग लगी हो, स्पाउस की एसओपी साथ में स्ट्रॉन्ग लगी हो, तो आपकी जो सक्सेस रेट है अपने आप हाई हो जाता है। ज़्यादातर कंसल्टेंट इन चीज़ों पे मेहनत नहीं करते, उनका ये होता है जी ऐसे करवा दो जी, 1 साल की फ़ीस भर दो, बाकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी नहीं है, बट वीज़ा किसका है? आपका। केस किसका है? आपका। वीज़ा आएगा किसको फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा होगा। तो आपको ये नहीं देखना कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, आपको ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन क्या मैं लगा सकूँ जिससे वीज़ा ग्रांट हो सके। तो आप जब एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो अगर आपके 3 डॉक्यूमेंट्स पे भी वीज़ा फाइल हो सकता है तो दैट इज़ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। वो आपको बताते हैं मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी कंपनी आपको बताते हैं मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन। उसका ये मतलब नहीं है कि हम ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मंगवा के तैयार करा के आपको परेशान कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन हमारी फाइल में नहीं लगेगा, आपकी फाइल में लगेगा। तो आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, आपकी फाइल हमारी फाइल, तो हम उस तरीके से फाइल को लेके चलते हैं। तो अगर आपकी फाइल में अगर कोई कंसल्टेंट 3 डॉक्यूमेंटेशन लगा रहा है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन, हमारी कंपनी अगर 10 लगा रही है, तो आपको बताओ कि फाइल किस में स्ट्रांग होगी, 3 डॉक्यूमेंटेशन में फाइल स्ट्रांग होगी या 10 डॉक्यूमेंटेशन में फाइल स्ट्रांग होगी।
तो हमारी ये चीज़ है कि फ़ाइल को अच्छे से उसका पेट भर के उसको फ़ाइल को लॉन्च करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि इतनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इतने डॉक्यूमेंटेशन की अटैचमेंट्स होनी चाहिए, इतनी एविडेंसेस आपके पास होनी चाहिए, तो वीज़ा ऑफिसर को टाइम लगे सोचने में कि यार इसको वीज़ा का रिफ्यूज़ करूँ क्या, उसको मौका ना दें हम वीज़ा रिफ्यूज़ करने का। तो तभी आप देखती हैं कि एक बारी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, दोबारा अप्लाई करते हैं, वीज़ा ग्रांट होता है, तो दोबारा में सेम फाइल एज इट इज़ कभी नहीं लगती, उसमें डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव किया जाता है जी। आपका हो सकता है रेलेवेंट कोर्स नहीं है तो रेलेवेंट कोर्स दिया जाता है, आपके अगर 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 आपके फाइनेंशियल नहीं लगे तो वो लगाए जाते हैं, इनकम के डॉक्यूमेंटेशन लगाई जाती है, एसओपी स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो आप देखते हो वीज़ा नहीं आया जी, दोबारा जा वीज़ा, वो ये नहीं है कि सेम टू सेम फाइल लगेगी। तो इसका मतलब ये है पहली फाइल में एजेंट ने कमी छोड़ी थी, कहीं ना कहीं रेलेवेंसी का दिक्कत था, गैप में उसने कुछ नहीं दिखाया, या फिर फाइनेंशियल नहीं दिखाया, इनकम नहीं दिखाया, एसओपी नहीं दिखाई, या कहीं ना कहीं और डॉक्यूमेंटेशन में कमी छोड़ी है। तो अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ पहले ही अप्लाई कर दें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंपनी पहले दिन से ही डॉक्यूमेंटेशन बता देती है कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार रखिए, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में हमारी कंपनी आपको हेल्प करती है। तो जब भी हमने फाइल लगानी है, स्ट्रॉन्ग फाइल लगा के चलते हैं, तभी हम 15 साल 14 साल के गैप के बाद के वीज़ा दिए हैं, 5-5 साल 5-5 बारी कनाडा के रिजेक्शंस पे हमने वीज़ा दिए हैं। बल्कि एक केस में हमने दिया अराउंड 13 साल का गैप था, यानी कि बच्चे का 10th के बाद +2 में भी गैप, +2 के बाद उसने ITI कर रखा, उसके बाद फिर आगे गैप आ गया, अराउंड 12 से 13 साल का गैप था, यानी कि उसकी जो 10th थी बच्चे की वो 2010 में थी, और अभी भी 2023 तक भी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, तो +2 या डिप्लोमा में ही घूम रहा था, ITI के डिप्लोमास में। तो ऐसे केसेस में वीज़ा दिए जा सकते हैं, बट कंसल्टेंट को मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादातर कंसल्टेंट बस वही 2-3 डॉक्यूमेंटेशन तक रुक के बट ठीक है जी लगाई जाओ, जड़े लग गया, नहीं लगा तो दोबारा लगा देंगे, वो टेंडेंसी रहती है। बट नहीं, ऐसी हमारी कंपनी की टेंडेंसी नहीं है। हम उस स्टाइल में काम करते हैं कि पहले शॉट में ही वीज़ा अप्रूव होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूर हमारी कंपनी में लाइक ऑफिस हमारे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में हैं अवेलेबल, तो किसी भी ऑफिस में आप विज़िट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई आपकी ऑनलाइन इंक्वायरी है, ज़रूर आप लाइक हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर भेजिए, डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हैं, और हम आपको असेसमेंट करके बता सकते हैं कि आपका केस जो है कनाडा के लिए अप्रूव हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर किस तरीके से क्या चीज़ें ठीक करके आप सही तरीके से वीज़ा दे सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।